अवेयरनेस नहीं है, और आने वाले टाइम के अंदर लोगों को पता भी चल जाएगा दैट कि पेन स्पेशलाइजेशन जैसी कोई ब्रांच भी है। नर्व पेन कोई भी अगर होगा तो उसको न्यूराल्जिया कहते हैं। उसमें करंट जैसा दौड़ता है कुछ टाइम के लिए और फिर वो बंद हो जाता है। और यू विल वंडर कि इसको जो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, इसको सुसाइड डिजीज भी कहा जाता है। कैंसर आज भी स्टेज 3 स्टेज 4 में ही पकड़ा जा रहा है, जो मेजर पार्ट है। उसमें भी वो पेशेंट्स जो कि मोर देन 60 और 70 इयर्स ओल्ड है, यानी कि ओल्डर एज के अंदर, कि भाई मुझे कैंसर हो गया, अब मेरा क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है हमारी ओपीडी में कि क्या होगा, मेरे आगे क्या किया जाएगा। देयर इज ऑलवेज होप इन पेन एंड पैलिएटिव केयर, एंड दैट होप इज शुड बी रियलिस्टिक एंड ट्रस्टवर्दी। हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हमने बात करी डॉक्टर सनी मलिक से। डॉक्टर सनी मलिक एक एनेस्थेटिस्ट हैं और ही इज अ पेन स्पेशलिस्ट। ही वर्क्स विद राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। पेन स्पेशलिस्ट सुनकर कान खड़े हुए क्या? मेरे तो बिल्कुल हुए थे, क्योंकि पेन स्पेशलिस्ट करके ऐसी कोई ब्रांच है, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता था। सो पेन स्पेशलिस्ट एग्जैक्टली करते क्या है? बहुत सारी तरीके की पेन होती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ नॉर्मल पेन कि आपको हाथ में, कंधे में कहीं पे पेन हुआ और जाकर के आपने दवाई ले ली और वो बात खत्म हो गई, या किसी डॉक्टर के पास में आप जाकर के भी तो दवाई ले सकते हैं और वो भी उसको पेन को मैनेज कर लेंगे, राइट? पर यहाँ पर हमने एक बहुत छोटे पेन से लेकर के एक अक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन, और इवन जहां पैलिएटिव केयर की बात हम कर रहे हैं, जहां पर एक इंसान अपनी जीवन के आखिरी समय में है और बहुत बुरे पेन से गुजर रहा है, वहां तक के पेन की हमने बात करी। पूरे कॉन्वर्सेशन के अंदर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर यू वुड ऑल्सो लर्न समथिंग, सो एंजॉय द एपिसोड। डॉक्टर सनी मलिक, वेलकम ऑन विलासन वाइब्स। थैंक यू, थैंक यू। हाउ आर यू सर? बिल्कुल फाइन, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सो आप राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में एनेस्थेटिस्ट हैं और पेन फिजिशियन हैं। हम इस पूरे एपिसोड में पेन के ऊपर ही बात करने वाले हैं। सो मुझे सबसे पहले समझना है कि क्योंकि ये पेन स्पेशलिस्ट, पेन फिजिशियन, हमने ये टर्म आई डोंट नो 20 साल पहले, 10 साल, 18 साल पहले, आई डोंट नो कि ये अगर हम पास में जाकर देखते हैं तो ये टर्म कभी था भी, इस तरीके के कोई स्पेशलिटी भी थी। सो व्हाट इज दिस स्पेशलिटी ऑल अबाउट? ओके, सो this specialty is coming in a very big way, especially now in our country. Basically अगर पेन स्पेशलिस्ट पूछें तो बैकग्राउंड ज्यादातर जो है एनेस्थीसिया का होता है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हमें पता है, फॉर एग्जांपल के जो ओटी के अंदर बेहोशी देते हैं, राइट। लेकिन उसमें एक पार्ट होता है, आपने सुना होगा कि सिजेरियन होते हैं तो उसके लिए सुन किया जाता है रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा के। हाँ जी। तो जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं, दे आर वेल ट्रेन्ड इन द मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशंस। जो रीढ़ की हड्डी में से हमारी नसें निकलती हैं, उन नसों को जो है इंजेक्शन लगा के वहां पर दवाई, मेडिसिन डालना, इसके लिए उनकी ट्रेनिंग होती है बाय वर्च्यू ऑफ एनेस्थीसिया। उसी के आगे एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है जो कि रिकॉग्नाइज होने लगी विद टाइम, दैट इज दी पेन मेडिसिन। पेन मेडिसिन पर्सन्स जो एनेस्थेटिस्ट है वो फर्दर ट्रेनिंग लेके उसके आगे पेशेंट्स, जिनको की जो ओटी वाले पेशेंट्स होते हैं उनको होता है एक्यूट पेन। एक्यूट पेन का मतलब है पेन जो कि लेस देन 3 months ओल्ड है, या फिर पोस्ट सर्जिकल पेन। लेकिन दूसरी एक एंटिटी होती है कुछ पेशेंट्स के अंदर, कई बार जैसे फॉर एग्जांपल हम आर्थराइटिस की बात करें तो पेन जो है कई महीनों से है, पेन इज ओल्ड, दैट इज नोन एज क्रॉनिक पेन, मोर देन 3 months ओल्ड। तो वो जो पेन होता है उसका जो फर्दर ट्रीटमेंट है या उसको कंट्रोल करने के लिए ये ब्रांच जो है बहुत ही ज्यादा कारगर है। सो बेसिकली बाय वे ऑफ सर्टेन मेडिसिन, जो पेन मेडिसिन होती हैं, बाय वे ऑफ सर्टेन मेडिसिन जो कि दूसरी किसी चीज के लिए दी जाती है, यानी कि एपिलेप्सी के लिए या फिर डिप्रेशन के लिए, बट उनको पेन वाली डोजेस यानी रिड्यूस डोजेस के अंदर दे के पेशेंट को ट्रीट करना और उनके पेन को कंट्रोल करना। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड या फिर फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी का मतलब होता है एक एक्सरे, आप छाती का एक्सरे कराने के लिए जाते हैं, ऐसे ही एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन होती है जो ऑपरेशन थिएटर के लिए होती है या फिर कैथ लैब्स के अंदर। तो उसमें एक्सरे की गाइडेंस में उन नर्व्स को जो पेन को कैरी कर रही हैं उनको डिलिनेट करना, यानी कि एक्सरे की गाइडेंस में उसमें डाई डाल के उनको देखना और डायरेक्टली उन मेडिसिन जो है उन नर्व्स के ऊपर डालना,
ताकि पेन को कंट्रोल किया जा सके, किसी भी पेन को जो कि बॉडी में आ रहा है, या तो वो शोल्डर है यानी जॉइंट पेन है, इवन हेडेक्स के लिए होता है, नर्व का पेन जो कि न्यूराल्जिया कहलाता है उसके लिए होता है, नीचे आपके जो मेजर आर्थराइटिक जॉइंट्स है लाइक हिप जॉइंट है, नी जॉइंट, उसके पेन के लिए होता है, या फिर आपके पेट के दर्द के लिए जो कि फंक्शनल एब्डोमिनल पेन कहलाता है, एंड फर्दर सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस लाइक कैंसर पेन मैनेजमेंट भी हो सकती है। आपने बहुत सारे तरीके के पेन ऑलरेडी बता दिए। सो मैं जानना चाहूंगा कि स्पेशली थोड़ा पेन है और बहुत पेन है, इसको आप लोग क्या वही फ्लोरोस्कोपी जैसे आपने बताया उसके थ्रू ही देखते हो, या जो पेशेंट बता रहा है उसको ऑन द फेस वैल्यू आप उसको ले लेते हो? किसी भी सबसे पहले मैंने एक पहले भी बताया, अगर हम डिलीनिएट करते हैं पेन को, तो 3 महीने से कम का जो दर्द है वो एक्यूट हो गया। एक्यूट पेन जो है अच्छे से ट्रीट हो जाता है, हुआ, दवाई दी एंड इट गॉट कंट्रोल्ड। क्रॉनिक पेन जो ईयर्स, आपके पास पेशेंट आते हैं, अभी लास्ट हमने एक पेशेंट देखे 20 ईयर्स से पेन है उनको, तो दिस इज क्रॉनिक पेन, महीनों की बात नहीं, सालों से दर्द है। तो क्रॉनिक पेन जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको ट्रीट बिल्कुल नहीं कर पाते। ट्रीट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ऐसा पाया गया है कि ऐसे पेशेंट जिनमें की पेन इतने टाइम से है, उसमें जो रिसेप्टर्स, हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि पेन को परसीव करते हैं, और फिर ब्रेन की सिग्नलिंग होती है और सिग्नल जाता है ब्रेन में, ब्रेन को परसीवमेंट मिलता है उसका, तो उन पाथवेज का भी सेंसिटाइजेशन हो जाता है ऐसे पेशेंट्स के अंदर, सो क्रॉनिक पेन आप बोल रहे पेशेंट हो के कि वो क्योंकि वो जो नर्व्स हैं वो ऑलरेडी सेंसिटाइज हो गई हैं, सेंसिटाइज हो विच गई मींस है। मैं बहुत टाइम से एक सर्टेन एरिया में अपने हाथ में मान लेता हूं कि मैं पेन अगर फील कर रहा हूं, तो यस, इवन इफ पेन नहीं भी है या दवाई दे करके उसको ठीक कर भी दे, हो सकता है कि हो जाए वो, बट फिर भी क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से उसको फील कर रहा हूं, इसलिए मैं नहीं भी हो रहा होगा तो भी मैं फील करूंगा। हाँ, इज दैट कई बार व्हाट? आपने, यस, जैसे इसका क्लासिकल एग्जांपल है कि फैंटम लिम्ब पेन कहते हैं। एक्सीडेंट हुआ, कई बार बहुत अनलकी पेशेंट्स होते हैं जिनके कभी हाथ कट जाता है या फिर उनका पैर काटना पड़ता है सर्जरी के दौरान, क्योंकि वहां के जो ट्रॉमा ऐसा हुआ है कि सारी नर्व्स और वेसल्स डैमेज हो गए, तो उनकी जान बचाने के लिए ये करा जाता है। तो इवन कई बार उनका पेन, उनका जो है लिम्ब नहीं होता, बट वो लिम्ब जो है उसका सेंसेशन भी उनको आता है और उनका पेन होता है। इसका मतलब वो जो पाथवेज है वो सेंसिटाइज्ड है और वो पेन कर रही है। तो क्रॉनिक पेन के लिए ये कहा जाता है इट शुड बी पैलिएटेड। पैलिएटेड का मतलब है कि उसको कंट्रोल करना है। हो सकता है हम उसको टोटली 100% ट्रीट ना कर पाए। पैलिएट करना यानी कि उसको कंट्रोल करना टू ऑलमोस्ट 50% या 70-80% तक। और ऐसा माना गया है कि जब आप इस चीज को अचीव कर पाते हैं, कंट्रोल को, तो पेशेंट अपनी सेल्फ केयर आराम से कर पाता है, पेशेंट अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में आराम से जिंदगी काट पाता है, और पेशेंट दे हैव अ साउंड स्लीप विद दिस मच ऑफ पेन कंट्रोल। सो दिस इज आवर टारगेट। फर्दर अगर क्रॉनिक पेन में देखें तो क्रॉनिक पेन में भी दो सबसेट्स हैं। एक है नॉन ऑन्कोलॉजिकल पेन, यानी कि नॉन कैंसर वाला पेन, और दूसरा सबसेट है कैंसर पेन। नॉन ऑन्कोलॉजिकल पेन में जो क्लासिकल एग्जांपल्स आते हैं उसमें आता है, सबको पता है कि डिस्क खिसक जाती है, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। तो यूजुअल प्रेजेंटेशन होती है कि बैक से पेन स्टार्ट होता है और वो पेन जो है नीचे पैरों की तरफ जाता है। समटाइम्स इट इज एसोसिएटेड कि वो कहते हैं झिनझिनी लग रही है, टिंगलिंग हो रही है, नमनेस, सुनपना लग रहा है। ये क्लासिकल एग्जांपल है। तो ये भी एक वैरायटी का क्रॉनिक पेन हो जाता है। कई सालों से लेके बैठे हैं, डिस्क खिसकी हुई है और ये पेन हो रहा है। दूसरा आपने सुना होगा माइग्रेन्स होते हैं, टेंशन हेडेक्स होते हैं जो क्रॉनिक होते हैं। तो उसमें कहते हैं कि ट्रिगर्स को पहले आप कोशिश करो कि उनको बचाओ, उनको होने से रोकने की कोशिश करो। तो आप उनको खत्म नहीं कर पाते, उनके जो मंथली जो उनके एपिसोड्स आ रहे हैं उनको कम कर पाते। तो हेडेक्स भी इसके अंदर आते हैं नॉन ऑन्कोलॉजिकल पेन के अंदर। जॉइंट्स पेन, नी आर्थराइटिस, पेशेंट जो कि 60 साल से ऊपर है, उसमें आपने देखा होगा वो कहते हैं मेरे गोड्डों में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है मेरे। वो कहते हैं मेरे को फ्रोजन शोल्डर हो गया, मेरा हाथ नहीं उठ पा रहा, इसके आगे नहीं जा रहा। तो ये जॉइंट पेन क्रॉनिक होता है। ये भी एज के साथ में डिजेनरेशन हो रहा है एंड दिस विल अकर, हमें भी होगा आगे चल के। तो ये भी वैरायटी नॉन ऑन्कोलॉजिकल क्रॉनिक पेन की है। इसके साथ में कई लोग बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा शायद, इस तरीके से कहा जाता है कि मेरे को फेस पे एकदम से दर्द आता है। तो कई बार वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उनको करंट जैसा फील होता है, तो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया कहते हैं।
नर्व पेन कोई भी अगर होगा तो उसको न्यूराल्जिया कहते हैं। उसमें करंट जैसा दौड़ता है कुछ टाइम के लिए और फिर वो बंद हो जाता है। और यू विल वंडर कि इसको जो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, इसको सुसाइड डिजीज भी कहा जाता है ओके, कि पेन प्लीज की वजह मतलब से पेशेंट्स जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सारी वैरायटीज ज्यादातर जो है नॉन ऑन्कोलॉजिकल क्रॉनिक पेन में आती हैं। कई बार पेशेंट्स होते हैं जिनको कि आर्थराइटिस है, लाइक रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है रोमेटोलॉजिस्ट के पास, लेकिन दर्द कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो उसमें भी हमारा रोल है। एंड समटाइम्स द डिजीज बिकम्स रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट, कि इसके आगे दवाइयां काम नहीं कर रही, तो उसमें तो टोटली क्रॉनिक पेन पेशेंट के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, और ये सारा नॉन ऑन्कोलॉजिकल क्रॉनिक पेन में आता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई वो थी कैंसर पेन। और मैं बीइंग वर्किंग इन अ कैंसर इंस्टीट्यूट एंड ऑन्कोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, तो इसका जो ट्रीटमेंट है और जो इसको कंट्रोल करना है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो उसमें हमको इंटीग्रेटेड पेन एंड पैलेटिव केयर अप्रोच में चलना पड़ता है, क्योंकि पेन का कारण सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्यूमर जो है वो नर्व्स को कंप्रेस कर रहा है, यानी नसों को कंप्रेस कर रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि थेरेपीज जो चल रही हैं उनसे विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से पेन हो रहा है। इसके साथ में एक बहुत बड़ा एक और चीज होती है कि फिजिकल पेन 25% है, उसके साथ में एसोसिएटेड जो कैंसर के साथ एसोसिएटेड साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल बर्डन जो होता है पेशेंट और फैमिली पे, दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ पेन इन दोज पेशेंट्स। तो दीज आर वेरी बिग एंटिटीज। कुछ एक्सपर्ट्स हैं, पेन स्पेशलिस्ट हैं जो नॉन ऑन्कोलॉजिकल पेन करते हैं, कुछ हैं जो कोर कैंसर पेन एंड पैलेटिव केयर भी करते हैं। एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट एट आवर सेंटर we are dealing with cancer pain also, palliative care also, and non-oncological pain also, chronic pain. डॉक्टर आपने बोला कुछ कुछ पेशेंट्स होते हैं जो नॉन ऑन्कोलॉजिकल पेन की मैं बात करूंगा बेसिकली, जहां पर वो लोग 20-20 साल से एक सर्टेन पेन से सफर कर रहे हैं। सो पहला तो ये कि क्या पेन उनको, क्योंकि जैसे कहा ना आपने कि बॉडी पार्ट नहीं है, कट गया फॉर एक्सीडेंट में हो गया या फॉर व्हाटएवर रीजन, बट लोग सेंसेशन फील करते हैं। तो क्या ये लोग जो 20 साल से या उससे भी मे बी ज्यादा टाइम से जो भी ये लोग पेन को फील कर रहे हैं, क्या ये लोगों को मजा आने लगता है? दे दे टेंड टू लिव विद दिस काइंड ऑफ पेन कि नहीं, अच्छा पेन ही है, ठीक है, एक मेडिसिन ले लेंगे, ठीक हो जाएगा। फिर जब ज्यादा होने लगेगा तो पहले 8 घंटे या 10 घंटे की विंडो पे ले रहे थे, अब हम मे बी 4 घंटे की विंडो पे ले लेंगे। सो क्या उनका माइंडसेट क्या होता है? मतलब आर दे एक्सेप्टिंग द पेन इन देयर बॉडी? और दो कब वो चीजें आते हैं हैं इसमें, डॉक्टर्स के पास में एग्जैक्टली? दो चीजें हैं इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक डेफिनेटली कि पेन को हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन जब वो साइकिल बन जाती है और वो क्रॉनिसिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो इट इज द आयरनी कि तभी हम ढूंढते हैं कि अब हम कहाँ जाएं। दूसरा, कि पेन स्पेशलिस्ट के बारे में अवेयरनेस भी बहुत कम है सोसाइटी के अंदर। ऐसे बहुत से सेंटर्स हैं जहां पर कि पेन स्पेशलिस्ट है ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। तो हमें नॉर्मली पता है कि पेन हो रहा है, जोड़ों का दर्द है, कहीं भी है तो हमें ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना है। डिस्क का पेन है या कुछ भी है, डिस्क खिसक गई है, टिंगलिंग हो रही है, नमनेस हो रही है, हमें न्यूरो फिजिशियन के पास जाना है। अगर स्पाइन की सर्जरी होगी तो या तो ऑर्थो स्पाइन सर्जन करेंगे या फिर न्यूरो सर्जन करेंगे। बट सोसाइटी के एक मेजर जो चंक है उसको ये नहीं पता है कि पेन स्पेशलिस्ट अलग से ब्रांच होती है, पेन स्पेशलाइजेशन, और उनके पास जाया जा सकता है। और 90% केसेस में जो सर्जरीज हैं, स्पेशली डिस्क की जो सर्जरीज हैं और स्पाइन सर्जरीज हैं, उनको हम लोग अर्ली स्टेज पे अगर पेन स्पेशलिस्ट के पास जाएं तो बाय वर्च्यू ऑफ दीज इंटरवेंशंस, जिनको की डेफिनेशन दी गई है MIPSI, MIPSI, मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस, इनको करके और कुछ मेडिसिन से एंड रिहेबिलिटेशन से अर्ली स्टेज में कम भी किया जा सकता है, उससे निजात भी पाई जा सकती है और उस सर्जरी को प्रिवेंट भी किया जा सकता है। तो दो मेन कारण ये है कि एक नेग्लेक्ट होता है डेफिनेटली, दूसरी अवेयरनेस सोसाइटी के अंदर थोड़ी सी कम है, जो विद टाइम शायद बढ़ जाएगी। अंडरस्टूड। एक तो अवेयरनेस नहीं है और आने वाले टाइम के अंदर लोगों को पता भी चल जाएगा दैट कि पेन स्पेशलाइजेशन जैसी कोई ब्रांच भी है। बट मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि आप 20 साल जब पेन से सफर कर रहे हो, सो वो बिना बीमारी के तो नहीं होगा, और कोई बीमारी जब बहुत छोटी है तो हल्का पेन,
वो पेन बढ़ रहा है, इसका मतलब है बीमारी भी बढ़ रही होगी। डेफिनेटली सो बढ़ रही है। तो वो क्या वो इग्नोर कर रहे हैं 20-20 साल तक लोग बीमारी इग्नोर को? नहीं कर रहे, दे आर गोइंग टू दी डिफरेंट डॉक्टर्स, डिफरेंट डॉक्टर्स को वो ओपिनियन ले रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। लेकिन मैंने बताया ना, उनको पता नहीं है कि एक पॉइंट के बाद में इतना ही इलाज हो सकता है। तो इसके ऊपर अगर कोई इंटरवेंशन होना है या फिर चेंज इन प्लान होना है, तो उसके लिए ऐसे पेन स्पेशलिस्ट के पास भी जाया जा सकता है जो कि डील ही इसमें करता है। कॉम्प्लेक्स एंड रिफ्रैक्टरी कंडीशंस कही जाती हैं इसको। तो वी आर डीलिंग इन दी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस एंड दी रिफ्रैक्टरी कंडीशंस, जो कि नॉर्मल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या फिर नॉर्मल कन्वेंशनल मैनेजमेंट से ठीक नहीं हो पा रही है। एक कॉमन टर्म है, मतलब मुझे नहीं पता ये फोरम पे यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहते हैं कि जो टेढ़ा है वो मेरा है। तो डेफिनेटली मतलब इट इज द आयरनी कि I हमें know. खुद कई बार लगता है कि यार ये मरीज को थोड़ा सा पहले आ जाना चाहिए था, तो हम और इसकी बेटर हेल्प कर पाते। बट वी आर ऑलवेज ट्रेन्ड इन वन थिंग, दैट इट इज देयर जर्नी, जो वो जर्नी से जा रहे हैं, हम उनकी जर्नी में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ओके, सो अभी हमने नॉन ऑन्कोलॉजिकल पेन की बात करी, नाउ आई विल कम टू दी ऑन्कोलॉजिकल पेन, जहां पर आप यू आर स्पेशलाइज्ड, आप स्टेशनड हैं और आप ऐसे पेशेंट्स को दिन डे इन एंड डे आउट देखते हैं। सो जब हम ऑन्कोलॉजी पेन की बात करते हैं, जो उसमें पेशेंट्स आते हैं उनकी, सो क्योंकि ऑन्कोलॉजी के अंदर ऐसा देखा गया है कि स्पेशली कैंसर के अंदर जब तक वो बढ़ नहीं जाता, मे बी थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, आई दिस इज व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग, तो तब तक आपको पता भी नहीं चलता। और फिर जैसे ही वो ब्लास्ट होता है, एक तरीके से कह सकते हैं आप, एकदम अपना एडवांस स्टेज पर आकर के, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग पेन। तो क्योंकि हमारे पास में कोई पहले इंडिकेटर ही नहीं है कि पता चल जाए कि हमको इतनी बड़ी बीमारी हो गई। आपको पता चलता है जब आप एकदम पूरा ब्लास्ट हो रहा होता है। सो उस वक्त जब पेशेंट आपके पास में आया है, क्योंकि ही पेशेंट इज न्यू, उसको अभी भी पता चला है कि आई एम लाइक अ कैंसर पेशेंट, तो उस केस के अंदर आप उनको, क्योंकि पेन तो डेफिनेटली हो रहा होगा, तो वहां से लेकर के ट्रीटमेंट जब तक शुरू हो रहा है, मतलब मैं कहूंगा कि सरवाइव कर गए तो वहां तक, और अगर प्रोलॉन्ग हुआ तो कहां तक? आई रियली वांट टू नो अबाउट दिस। तो इसमें दो तीन चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आपने पूछा है। दो तीन चीजें हैं इसमें समझने वाली। पहली चीज ये है कि डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं कि आज भी भारत में, डिस्पाइट बीइंग दी प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी ब्रांच, जिसमें कि कैंप्स करे जाते हैं और अर्ली स्टेज पे कैंसर को डिटेक्ट करने की कोशिश करी जाती है, तो भी आज की डेट में ये पाया गया है, जो डेटा कहता है और स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, कि कैंसर आज भी स्टेज 3 स्टेज 4 में ही पकड़ा जा रहा है, जो मेजर पार्ट है। उसमें भी वो पेशेंट्स जो कि मोर देन 60 और 70 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि ओल्डर एज के अंदर। तो डेफिनेटली उस पॉइंट के ऊपर जब वो स्टेज 3 और स्टेज 4 में डायग्नोज होते हैं वो पेशेंट्स, तो उनको कहीं ना कहीं पेन का, चाहे वो माइल्ड हो, मॉडरेट या सीवियर, कुछ ना कुछ वैरायटी का पेन हो रहा होता है। ठीक है। और डेटा ये कहते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर ऑलमोस्ट पेन की जो इंसिडेंस है वो मोर देन 50% है इन कैंसर पेशेंट्स के अंदर। अब जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है, तो हमारे जो ऑन्कोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट होते हैं, तो एक वर्ड यूज किया जाता है, डिजीज डायरेक्टेड ट्रीटमेंट्स। डिजीज डायरेक्टेड ट्रीटमेंट्स में आते हैं ईदर दी सर्जरी, या फिर कीमोथेरेपी, या फिर रेडिएशन। तो ये भी दो तरीके से दी जाती है, या तो ये दी जा रही है क्यूरेटिव इंटेंट से, कि आप उसको सर्जरी से निकाल पा रहे हैं, रेडिएशन से उस एरिया को कंट्रोल कर पा रहे हैं, और फर्दर कीमोथेरेपी की साइकिल के बाद में आपने रिपीटेड स्कैन्स करा के देखा, पेशेंट की डिजीज कंट्रोल्ड है और आपने पेशेंट को फॉलो अप पे रखा। बट ऐसा सब पेशेंट्स के साथ नहीं हो पाता, स्पेशली जो स्टेज 3 स्टेज 4 के हैं। उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है, वो चल रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ पैलिएटिव इंटेंट ऑफ ट्रीटमेंट। जो डिजीज डायरेक्टेड थेरेपीज दी जा रही हैं, वो इसलिए दी जा रही हैं ताकि उस डिजीज को आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाए। तो उन पेशेंट्स के लिए एक कर्व बनाया गया है, जितनी भी वर्ल्ड की बॉडी हैं, ऑन्कोलॉजिकल बॉडीज, पैलिएटिव केयर बॉडीज एंड पेन बॉडीज, इन्होंने एक कर्व बनाया है उसके लिए। वो कर्व ये कहता है कि पैलिएटिव केयर एंड दिस पेन मैनेजमेंट शुड बी स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर, डे 1 से। तो उसमें जो 80% ऑफ द वर्क होगा
That work will be done by the oncologist, be it the surgical oncologist, the radiation oncologist, or the chemotherapy expert, that is the medical oncologist. And 20% of the work patient को आप refer करेंगे to the palliative care specialist or the pain specialist, कि 20% work they will do, and they will do communication with the patient. उनकी बात सुनेंगे, क्योंकि साइकोसोशल बर्डन उस टाइम में, जैसा आपने बताया, बहुत हाई होता है कि मुझे कैंसर क्यों हो गया, मैंने तो तंबाकू भी नहीं खाया, मैंने तो शराब नहीं पी, मुझे कैंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाई मी, मुझे क्यों हुआ। सो यू हैव टू गिव अ लिसनिंग ईयर टू दैट पेशेंट, और कम्युनिकेशन करके आपको उनको मेंटली प्रिपेयर करना है कि वो अपना डिजीज डायरेक्टेड ट्रीटमेंट आराम से करा पाए और उनकी कंप्लायंस टुवर्ड्स ट्रीटमेंट जो है वो बेटर रहे। तो पहला जो ये रोल होता है, इसको कहते हैं अर्ली पैलिएटिव केयर इंटीग्रेशन, जो कॉम्प्रिहेंसिव ऑन्कोलॉजी सर्विसेज है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिवेंटिव, सर्जिकल, रेडिएशन, मेडिकल दैट इज कीमोथेरेपी, एंड द पैलिएटिव केयर। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज है, इसका लूप कंप्लीट होता है अगर अर्ली पैलिएटिव केयर इंटीग्रेशन होता है। बट इन ऑलमोस्ट 50 to 70% ऑफ द केसेस ऐसा पाया गया है कि डिजीज किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बढ़ने लगती है, और ये जो डिजीज डायरेक्टेड थेरेपीज हैं, ये बहुत कारगर अब उस समय शायद ना हो पा रही है। तो वो पॉइंट होता है जिसमें कि पेन की जो इंटेंसिटी जो पहले शायद माइल्ड थी, अब इंक्रीज होने लगती है और वो मॉडरेट या फिर सीवियर पेन में कन्वर्ट होने लगता है, और पेशेंट सेल्फ केयर करना डिफिकल्ट हो रहा है पेशेंट को। पेशेंट का हॉस्पिटल में एडमिशंस बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, और साथ में एसोसिएटेड कुछ और सिम्टम्स भी आ रहे हैं। सिम्टम्स अपार्ट फ्रॉम पेन जो इस वक्त आते हैं, वो यूजुअली इंक्लूड करते हैं कि ऑलमोस्ट 69% पेशेंट्स में तो पेन ही होता है, जिसके लिए वो बेचारे हॉस्पिटल आते हैं इमरजेंसीज में। इसके अलावा नॉजिया होता है, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है, क्योंकि उनका बेड बाउंड स्टेटस अब बढ़ रहा है डिजीज प्रोग्रेशन के साथ में। इसके साथ में पैरों में स्वेलिंग, जिसको कि इडीमा कहते हैं, ये हो सकता है। समटाइम्स कफिंग होती है, क्योंकि वो कफ रिफ्लेक्स पुअर होने की वजह से वो बाहर निकाल नहीं पाते हैं कफ को, स्पूटम को। इसके साथ में समटाइम्स ब्रेथलेसनेस होती है। तो ये सारी चीजें जो है जो सेट इन होने लगती हैं, इसको कहते हैं सिम्टम बर्डन, फिजिकल सिम्टम बर्डन। और वरीज अबाउट द फ्यूचर, कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे पे साथ वालों के साथ क्या होगा, मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, मेरे फाइनेंसेस का क्या होगा। तो ये सब एड ऑन करता है साइको सोशल एंड स्पिरिचुअल बर्डन जो कि आने लगता है। यहाँ पे जो इनिशियली रोल 80% डिजीज डायरेक्टेड थेरेपी एक्सपर्ट्स का था, ऑन्कोलॉजिस्ट का, वो अब 50% हो जाता है। और जो पहले 20% जो पैलिएटिव केयर एक्सपर्ट और पेन एक्सपर्ट का काम था, वो इस पॉइंट पे सिम्टम बर्डन हैंडलिंग के लिए वो भी 50% हो जाता है। तो इट इज 50-50 नाउ। दिस इज नोन एज, पहले वाला कहलाता था अर्ली पैलिएटिव केयर इंटीग्रेशन, और ये कहलाता है टाइमली पैलिएटिव केयर इंटीग्रेशन इनटू द डिजीज ट्रैजेक्टरी। तो वी स्टार्ट गिविंग मेडिसिन्स आल्सो, एंड वी डू द इंटरवेंशंस, एंड वी डू द काउंसलिंग्स, रिपीटेड काउंसलिंग्स ऑन फॉलो अप विजिट्स। लेटर ऑन डिजीज अगर और ज्यादा आगे बढ़ती है, तो जो नेक्स्ट फेज होता है, दैट इज नोन एज द हॉस्पिस केयर फेज। हॉस्पिस केयर बाय डेफिनेशन अगर हम बोलें, तो बाय डेफिनेशन इसका मतलब होता है लास्ट 3 to 6 months ऑफ लाइफ, बाय डेफिनेशन जो बुक्स कहती हैं। तो इस फेज के अंदर रोल रिवर्सल हो जाता है, क्योंकि सिम्टम बर्डन अब बहुत हाई है और सिम्टम्स रिफ्रैक्टरी हैं टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। आप ट्रीटमेंट दे रहे हो लेकिन उतना कारगर नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे कोर पैलिएटिव केयर की जरूरत पड़ती है, और रोल रिवर्सल हो जाता है। जो इनिशियली 20% और 50% था पैलिएटिव केयर का, नाउ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम इन द हॉस्पिस केयर फेज, this role becomes almost 80%. You take over the patient for the last 6 months of their journey. और जो रोल पहले 80 और 50% था ऑन्कोलॉजी बैकग्राउंड के डॉक्टर्स का, वो अब 20% हो जाता है इस हॉस्पिस केयर फेज में, ताकि पेशेंट को ऐसा ना लगे कि उनको अबेंडन कर दिया गया और दूसरे डॉक्टर को सौंप दिया गया। एंड इस फेज के अंदर सिर्फ दवाइयों का काम नहीं होता है, दवाइयों के साथ कम्युनिकेशन, गिविंग द रियलिस्टिक होप्स, और ट्रस्टवर्दी रहना, और मेंटेनिंग ए डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, इन सब का बहुत ही ज्यादा महत्व है।
और जब ये सारी चीजें हो पाती हैं तो पेशेंट को गुड एंड ऑफ लाइफ केयर भी मिल पाती है। एंड गुड एंड ऑफ लाइफ केयर का मतलब ये होता है कि फैमिली बाय द साइड रहे उस पेशेंट के पास इवन ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ लाइफ, और पेशेंट शुड बी पीसफुल, पेशेंट शुड बी पेन फ्री, हैविंग अ सिम्पटम कंट्रोल ड्यूरिंग द लास्ट डेज। I am just imagining those, the last 4-6 months of such patients जहाँ पर उनका palliative care इस level पे बढ़ जाता है. Yes. And honestly, it is giving me goosebumps. But I really again would want to know कि आखिरी 6 महीने बचे हैं, पेन तो of course आप कंट्रोल कर रहे हैं, बट एक साइकोलॉजिकल जो स्टेटस होता है उन पेशेंट्स का, वो किस तरीके से रहता है जब उनको पता चल जाता है दैट नाउ आवर टाइम इज नियर. अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, वो हो सकता है कल हो सकता है 2 महीने या 4 महीने बाद हो, यू नेवर नो. बट वो जो उनका मेंटल स्टेटस है, मैं वो जानना चाहूंगा कि वो किस तरीके का रहता है. सो फॉर दिस देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ टोटल पेन. टोटल पेन ये कहता है इट इज लाइक एन आइसबर्ग फिनोमेना. मॉडर्न हॉस्पिस केयर मूवमेंट की जो फाउंडर थी डेम सिसिली सॉन्डर्स, शी गेव दिस टर्म टोटल पेन कंसेप्ट. तो ये कहता है कि इफ यू पुट आइस इन अ टम्बलर ऑफ वाटर, तो उसपे 25% पार्ट जो आपको ऊपर विजिबल होता है, दैट पार्ट इज द फिजिकल पार्ट, जिसकी ऐसे हमने इनिशियली बात करी कि कैंसर के जो कण हैं वो इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं, यानी कि कुछ पदार्थ बना रहे हैं जो ब्लड में जा रहे हैं, या फिर वो किसी नस को जो है वो वहां पर जो है दबाव कर रहे हैं, या फिर थेरेपीज से B6 एंड B12 डेफिशिएंसी हो रही है, उनकी वजह से आपको झिनझिनी मार रही है, इस टाइप की चीजें हो रही हैं. तो ये फिजिकल पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है. लेकिन इसके साथ में एक जो मेजर पार्ट है, जो आइस का जो पार्ट है जो पानी के नीचे है, दैट इज 75% पार्ट. उसमें आते हैं 3 बॉक्सेस में डिवाइड किया गया है. पहला है साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, इट स्टार्ट इन द फॉर्म ऑफ अ विशियस साइकिल, जो स्टार्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइटी, कि भाई मुझे कैंसर हो गया, अब मेरा क्या होगा. ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है हमारी ओपीडी में कि क्या होगा, मेरे आगे क्या किया जाएगा. लेटर ऑन समटाइम्स इट गोज इनटू डिप्रेसिव साइकिल, एंड कॉमनली जो पाया गया है वो कैंसर की होने की वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन और पेन एसोसिएटेड डिप्रेशन होता है. और सबसे ज्यादा चीजें जो वरी करती हैं स्पेशली इन द एल्डरली पॉपुलेशन, वो होती हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ इलनेसेस, कि उन्होंने किसी को देखा, किसी चाचा ताऊ को देखा, किसी फैमिली फ्रेंड को देखा जी, उनको बड़ी तड़पन हुई थी, तो वो हॉन्टिंग फीलिंग आती है कि यार मेरे साथ भी क्या ऐसा होगा. तो ये बनाता है साइकोलॉजिकल बर्डन. दूसरा होता है जो नेक्स्ट पार्ट है बॉक्स का, वो होता है स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं वो आती हैं एंगर एट फेट, ऐसा हो गया. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, which is the most difficult question for a palliative care specialist, it is why me. बार बार वो अंदर से आवाज आती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ. सो ये होता है आपका स्पिरिचुअल बर्डन. गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर गुस्सा आता है, फेथ जाने लगती है, ये सारी चीजें, कोई मीनिंग नहीं लगता लाइफ का कि क्या करें, अननोन फियर आने लगता है. ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर स्पिरिचुअल बर्डन के अंदर और स्पिरिचुअल पेन में. नेक्स्ट जो बॉक्स आता है, जो फोर्थ बॉक्स है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, एंड फोर्थ इज दी सोशल बर्डन और सोशल पेन. एक पेशेंट है जो पहले दिन भर चलता था, धीरे धीरे वो बेड बाउंड होने लगा. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि वो किसी जॉब पे जाते थे या शॉपकीपर थे, या वो शॉप पे नहीं बैठ पा रहे हैं, उनको लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है. डिपेंडेंसी बिकम्स अ न्यू नॉर्मलसी फॉर द पेशेंट. तो इसकी वजह से सोशल बर्डन आता है. उनको ऐसी फीलिंग आती है कि देयर इज लॉस ऑफ रोल इन द सोसाइटी. कल तक किसी शादी के अंदर जाते थे तो बीइंग द हेड हम आगे होते थे, हमारी पूरी फैमिली मेंबर्स होते थे, हम डिसीजंस लेते थे. आज हम इस लायक भी नहीं है कि हम उस शादी और फंक्शंस को अटेंड कर पाए. तो ये चीज हर्ट करती है. तो ये भी आता है सोशल पेन में. एंड डेफिनेटली फाइनेंशियल कंडीशंस, क्योंकि थेरेपीज चल रही हैं, कुछ चल रही हैं, किसी पे इंश्योरेंस है, किसी पे नहीं है,
तो उस चीज का सोचना, और मेरे बच्चों का क्या होगा, इस टाइप की जो फीलिंग्स आती हैं, ये सारा जो चंक होता है ये आता है सोशल बर्डन के अंदर। तो अगर इफ यू आर डीलिंग विद सच पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स स्पेशली, वो आपकी ओपीडी में है फॉर पैलिएटिव केयर, तो यू हैव टू फाइंड आउट कि इनके कौन कौन से कंपोनेंट्स इस पेन के हैं उस पेशेंट में, और कौन कौन सी वरीज हैं जो इनको पेन कर रही हैं। आप हर चीज को इंटरवेंशन सुइयां डाल के या दवाइयां दे के ठीक नहीं कर सकते। सो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर। और यू विल वंडर कि काउंसलिंग ऐसा नहीं है कि आपके पास पेशेंट आया और बस आपने उसे 4 बातें समझा दी और आपका काम डन हो गया, ऐसे नहीं होता। Repeated counselings, repeated communications are to be done. Regular follow-ups are necessary. Even we have IPD facility also. हमारे patients admitted भी रहते हैं hospital में. So we make sure कि सुबह राउंड लेने के बाद में 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में हम लोग फैमिली कम्युनिकेशंस करते हैं, फैमिलीज को अलग समझाते हैं। और पेशेंट, अगर फैमिलीज हमें एम्पावर करती हैं, मैंने बताया ना डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, अगर हम उनके फ्रेंड बन पाते हैं पेशेंट के, तो फैमिलीज भी हमें एम्पावर करती हैं कि कोई भी बैड न्यूज अगर ब्रेक करनी है तो डॉक्टर साहब आप करो। इनकेस अगर बैड न्यूज ब्रेक करनी है तो कैसे छोटे छोटे चंक्स में करनी है, वो भी हम फैमिली को समझाते हैं और कई बार हम लोग भी करते हैं। सो यू हैव टू गिव टाइम फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन और बैड न्यूज, and you have to give time for assimilation of that information or the bad news to the patient also and to the family also. And you have to work slowly and slowly, you have to give those informations। और अपना प्लान ऑफ मैनेजमेंट आप ऑन्कोलॉजिस्ट से और फैमिली से, पेशेंट से बात करके एक गोल्स ऑफ केयर बनाते हैं कि और 15-15 दिन के गोल्स ऑफ केयर को आप अचीव करते जाते हैं और उनको बताते जाते हैं कि एंटिसिपेटरी आगे ये चीजें हो सकती हैं, तो उनसे वरी नहीं करना। यू हैव टू गिव almost 24/7 support system to the patient as well as the caregiver, and for that you have to build a compassionate environment at your center कि आप हैं तब तो वैसा हो ही पैलिएटिव केयर। इवन इन योर एब्सेंस आपकी टीम, आपकी नर्सिंग, आपकी इमरजेंसी के डॉक्टर्स, आपकी इमरजेंसी की नर्सेज, आपके फ्रंट डेस्क, आपकी फार्मेसी, आपके जीडीएस, आपके गार्ड्स भी वो सब चीजों को समझें और उनको वो कंपैशनेट एनवायरनमेंट उन पेशेंट्स को दे पाए। ओके, क्योंकि हम अभी तक 50-60 इयर्स के जो पेशेंट्स हैं ज़्यादातर उनकी बात कर रहे थे। आई वुड नाउ वांट टू टॉक अबाउट द यंगर पेशेंट्स, क्योंकि कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो आज की डेट के अंदर यंग लोगों को भी बहुत हो रही है। इट्स नॉट दैट कि वो सिर्फ अभी मेरी उम्र नहीं है, ऐसा वाला नहीं है। तो my own sister, she passed away because of the cancer, and she passed away very young. 4th stage cancer we found, and then वो ऐसा हो गया suddenly, and then कुछ भी नहीं कर पाए हम। But nonetheless, I really want to know कि young patients जो आते हैं आपके पास में, तो वो patients को आप किस तरीके से हैंडल करते हो? क्योंकि आप यंग हैं, आप में शायद अभी थोड़ा सा बेयर करने की पावर में भी ज्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू मे बी दी ओल्ड, या ये अदरवाइज है कि ओल्ड पेशेंट्स ने, क्योंकि पहले भी आपने बोला कि उनका पास्ट इलनेस का रिकॉर्ड रहता है, तो दैट इज हाउ, लेकिन वो उससे रिलेट कर लेते हैं। तो किस तरीके से रहता है एग्जैक्टली? ये बड़ी टफ सिचुएशंस होती है यंग पेशेंट्स की पैलिएटिव केयर करनी। रिसेंटली 2 of my patients, one patient is just around 4 years old child, so that child is very near to end of life care. He is in hospice care phase. All the disease directed treatments at various centers, they have taken opinions, and role जो है उस disease directed therapy, chemo, radiation, everything has been finished, and now he is having a good amount of wounds, weight loss, ये सब चीजें हो रही हैं, खाना पीना कम हो जाना। तो और अभी recently one patient is admitted, he was admitted in last night only. He is just 26 years old. वो 6 महीने से हम उनको फॉलो कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, और अब क्योंकि उनकी डिजीज विद इन अ स्पैन ऑफ 6 months, इट इज अ रेयर डिजीज, वो वापस आ गई है और सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस उनके ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके वो फिनिश हो रहे हैं, तो वो भी हॉस्पिस केयर फेज के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन पेशेंट्स के साथ में होती है
वो होती है अर्ली इंटीग्रेशन पैलिएटिव केयर का। डिजीज डायरेक्टेड थेरेपी जब चल रही है उनकी, चाहे कीमो चल रही है, रेडिएशन चल रही है, उस पॉइंट पे अर्ली स्टेज के अंदर पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होना। आप खुद ही सोचिए, एक 4 साल का बच्चा, उसके पेरेंट्स, उसके नाना नानी, दादा दादी, पूरी फैमिली, एवरीबॉडी इज वरीड फॉर दैट चाइल्ड। वो सारा ट्रीटमेंट करा रहे हैं और सडनली ऐसा हो कि उनको न्यूज आए कि अब इसके आगे बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं है और आप अब पैलिएटिव केयर में चले जाओ इन डॉक्टर साहब के पास। तो वो कितना हर्टिंग होगा उनके लिए और वो इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। क्यों कहा जाता है इंटीग्रेशन होना? तो टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है। इनिशियली इन द फॉर्म ऑफ बातचीत और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा टेक ओवर करना, अपनी मेडिसिन देना, जरूरत पड़े तो इंटरवेंशंस करना। तो हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है और ऑन्कोलॉजिस्ट को भी हैंड होल्डिंग करके आपके पास इस तरीके से छोड़ना पड़ता है। तो वो टाइम फ्रेम एक बहुत इंपॉर्टेंट है और खास तौर से इन पेशेंट्स में जो कि यंग होते हैं, उसमें पेरेंट्स की और फैमिली मेंबर्स की काउंसलिंग्स और उनके पेन को भी हैंडल करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट दिस इज डिजीज, इट गोज ऑन इट्स ओन वे। हम लोग उस डिजीज को मॉडिफाई कर सकते हैं बट वी आर नॉट गॉड। इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन कि वो एंड ऑफ लाइफ की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उनका ये साथ देंगे कि उनको तकलीफ ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको दर्द ना हो, उनके सिम्टम्स जो हैं वो कंट्रोल्ड रहें जब तक वो हैं। ब्राइट फेजेस जो आएंगी उनको आप एंजॉय करिए, उनके साथ घूमिए, उनके साथ जो है कहीं बाहर जाना है वहां जाइए, उसमें भी हम आपको जितना सपोर्ट कर सकते हैं उस शहर के अंदर वो आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। बट उस डिजीज ट्रेजेक्टरी को हम एक लेवल तक ही मॉडिफाई कर सकते हैं। अल्टीमेटली इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन तो उनको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। और डिनाइल टू एक्सेप्टेंस की जो फेज होती है, यू विल वंडर इन यंग पॉपुलेशन के जो पेरेंट्स हैं या फिर उनके जो केयर टेकर्स हैं, डिनाइल टू एक्सेप्टेंस की जो फेज है वो एवरीडे चेंज होती है। तो एवरीडे उसको देखते हुए आपको काउंसलिंग करनी होती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट डेफिनेटली वी हैव टू। Sometimes they are bargaining, sometimes they have denial, sometimes they have anger, sometimes they have depression, sometimes they have anxiety, and इस सब के साथ में घूमते फिरते at one moment they have acceptance, today they have acceptance, and after 2 days when you are doing counseling they are again asking कि डॉक्टर साहब और कुछ नहीं हो सकता, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो phases जो है daily fluctuate करती हैं, you have to deal with that. Like, it seems like I'm living those again days, and I don't know, but nonetheless, just I come back to this. I now want to understand कि क्योंकि ओल्ड पेशेंट्स के अंदर एक चीज तो ये है, आपको पता है कि दैट अगर वो एंड ऑफ लाइफ की तरफ अगर जा रहे हैं या उनको कोई एक बहुत ऐसे टर्मिनल इलनेस हो गया है जहां पर मे बी बचा पाना बहुत मुश्किल है, सो आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करते हैं जहां पर आप एनाल्जेसिक से लेकर के इंट्रावेनस जो भी आपको इंजेक्शंस देने एंड ऑल दैट, एंड देन उसके बाद आप किसी ना किसी तरीके से पेन को मैनेज करते हैं। बट जब आपका पास में एक यंग पेशेंट आता है जिसके बाद आगे यू सी कि नहीं थोड़ी लाइफ है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही लाइफ खत्म हो रही है, मे बी विद ट्रीटमेंट मे बी हम 5 साल 10 साल की लाइफ तो आराम से दे सकते हैं इस पेशेंट को। उस केसेस के अंदर क्योंकि पेन मैनेजमेंट, पेन तो वहां पे भी हो रहा है और बहुत सीवियर पेन हो रहा है मे बी, सो कहते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा पेन के लिए पेन किलर्स ले रहे हैं या बहुत इंजेक्शंस ले रहे हैं हैवी डोसेजेस के, तो उस केस के अंदर वो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत बैडली इंपैक्ट करता है। सो आप एक चीज को ठीक करते करते दूसरी चीज कहीं ना कहीं खराब हो रही है या वो डिटेरियोरेट हो रही है या वो एक डाउन साउथ जा रही है, इन सब चीजों को साथ में कैसे आप मैनेज करते हो? हाँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो पेन पर से अगर देखें तो जो बताया आपने मेडिसिन चलती हैं, सो मेडिसिन जो चलाने की जो बेसिकली कैंसर पेन पेशेंट्स के लिए जो एक स्टेप लैडर अप्रोच है, वो स्टेप लैडर अप्रोच जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1986 में डिवाइस करी थी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मिलके वो लैडर बनाई और वो लैडर यू विल वंडर स्टिल एग्जिस्टेंट है और WHO की वेबसाइट पे है। बेसिकली उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 जिसमें कि हम जानते हैं पैरासिटामोल
या फिर आपने सुना होगा नॉर्मल ब्रूफेन, इन टाइप की मेडिसिन चलाई जाती हैं और ये यूजुअली होती है माइल्ड पेन के लिए। दूसरी जो स्टेप 2 है वो होती है मॉडरेट पेन के लिए। मॉडरेट पेन के अंदर कुछ इन मेडिसिन के अलावा कुछ और मेडिसिन ऐड करी जाती हैं जिनको कि ओपियोइड्स कहा जाता है, यानी कि नार्कोटिक मेडिकेशंस, एंड दे आर वीक ओपियोइड्स एंड दे आर मेडिसिन। वो नशा करने की चीजें नहीं है, वो मेडिसिनल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करी हुई है। तो उनके कॉम्बिनेशंस को यूज किया जाता है स्टेप 2 के ऊपर। स्टेप 3 जिसमें कि पेन बहुत सीवियर हो जाता है, मॉडरेट वैरायटी से भी ऊपर निकल गया है, तो उन कंडीशंस के अंदर ज्यादातर पेशेंट्स हमारे पास रेफर करे जाते हैं। और उस कंडीशन के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव करती है, तो दो चीजें अप्रूव करती है सीवियर पेन मैनेजमेंट के लिए कैंसर पेशेंट्स में। उसमें आती है मॉर्फिन की टैबलेट्स, जो एक वन ऑफ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग द पेन है। और दूसरा कुछ पैचेस आते हैं, यानी कि मेडिकेटेड पैचेस हैं फेंटानिल के, जो कि लगाए जाते हैं आफ्टर कैलकुलेटिंग द डोज ऑफ मॉर्फिन जो उनको दी जाएगी, उसके हिसाब से उन पैचेस को में कन्वर्ट किया जाता है। कुछ डोज कन्वर्सेशंस होते हैं जो हम लोगों को पता होते हैं। सो बिकॉज हम लोग एनेस्थेटिस्ट हैं, तो वी आर ट्रेन्ड इन गिविंग मॉर्फिन। हमको उनकी डोजेस पता है कि कितनी डोजेस के ऊपर मॉर्फिन से क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं पेशेंट की बॉडी के ऊपर, बिकॉज वी हैव टेकन ट्रेनिंग एंड वी हैव डन फेलोशिप इन पेन मैनेजमेंट एज वेल एज पैलिएटिव केयर फर्दर। तो हम लोग उनकी डोजेस जो है वो देना जानते हैं, कितनी डोजेस हम दे सकते हैं जिसके ऊपर पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, या अगर पड़ेगा तो मिनिमल होगा, उसके हिसाब से ही उनकी दवाइयां स्टार्ट करी जाती हैं। और एक जनरल रूल है, जब भी इन मेडिसिन को, नार्कोटिक्स को कैंसर पेन मैनेजमेंट में यूज किया जाता है, तो देयर इज अ जनरल रूल कि इनके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि ये पेशेंट मेरे पास आया, इसका बॉडी वेट इतना है तो इसको मैं इतनी ही मॉर्फिन दूंगा या इतनी ही फेंटानिल दूंगा, ऐसा नहीं है। वी हैव टू कैलकुलेट, एंड हाउ वी कैलकुलेट, वी स्टार्ट एट अ वेरी लो डोज, और पेशेंट को बहुत लो डोज के ऊपर उतनी मेडिसिन हॉस्पिटल से दी जाती हैं, उनके रेगुलर फॉलोअप्स करे जाते हैं, और उनको कहा जाता है कि आप एक पेन डायरी को मेंटेन करिए, कि आपको पेन हुआ तो आपको एक्स्ट्रा डोज लेनी पड़ी, ये सब चीजें आप मेंटेन करिए। नेक्स्ट फॉलोअप पे उस पेन डायरी को असेस किया जाता है बाय अस, कितनी बार उनको लेना पड़ा और उनके विजुअल इंप्रेशंस कैसे हैं, उनके फैमिली मेंबर से अलग से बात करके कि इनको कितनी बार दिक्कत आपने परसीव करी, इसके हिसाब से उस डोजेस को 20-25% अकॉर्डिंग टू पेन डायरी स्लोली इंक्रीज किया जाता है, फिर नेक्स्ट फॉलोअप करा जाता है। दिस इज नोन एज टाइट्रेशन ऑफ द एनाल्जेसिक्स। ऐसा नहीं कि आपने आए दवाई दे दी, आपने टाइट्रेट किया ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम। और टाइट्रेशन किसने किया? एक एक्सपर्ट ने किया, जो कि एक्सपर्ट है उस फील्ड का और उन ओपियोइड्स को देने में सक्षम है। तो जो इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हम लोग वर्ड नहीं कहते, इसको कहते हैं एसोसिएटेड इफेक्ट्स। तो जो एसोसिएटेड इफेक्ट्स हैं वो जो है कम हो और या फिर बिल्कुल ना हो, इसको ध्यान में दिया जाता है। इसके साथ में कुछ एडजुवेंट मेडिसिन भी दी जाती हैं, जैसे मैंने इनिशियली बोला था शो के स्टार्ट होने में कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन डिप्रेशन के लिए नहीं, वो एनाल्जेसिक डोज में यानी लो डोजेस में दिए जा रहे हैं। कुछ एंटी एपिलेप्टिक्स दिए जा रहे हैं जिनकी डोजेस प्रोफाइल डिफरेंट है, लो डोज से हाई डोज तक। तो जिन पेशेंट्स को नर्व का पेन होता है उसमें दिया जाता है, और ये पाया गया है कि 40% कैंसर पेशेंट्स के अंदर नर्व का पेन स्टार्ट हो जाता है, तो वो स्टार्ट किया गया है। स्टेरॉइड्स का इतना स्टिग्मा है कि स्टेरॉइड दे दिया, तो स्टेरॉइड देने के भी कुछ इंडिकेशंस है, जैसे बोन पेन में देना है जिसमें कि वहां पे ट्यूमर के कण आ गए, तो उसकी भी डोजेस सेट हैं कि जिसके ऊपर बॉडी के ऊपर कम से कम साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल रहेंगे, तो वो दिए जाते हैं। कुछ बोन स्ट्रेंथनिंग एजेंट्स दिए जाते हैं, जैसे फ्रैक्चर हो गया स्पाइन का, वहां पे खोखलापन आ गया है, तो बोन स्ट्रेंथनिंग एजेंट्स दिए जाते हैं। लोकल एनेस्थेटिक है, जो सुन करने के मेडिसिन होती हैं, उनके पैचेस आते हैं, वो लगाए जाते हैं नर्व के एरिया के पास में। तो इन सब चीजों को हमेशा देने के लिए यू हैव टू गो टू एन एक्सपर्ट who is trained in pain management and palliative care, then the patient will definitely have low side effects or associated effects, या फिर minimal या फिर बिल्कुल नहीं होंगे in the expert hands। तो हमने बात करी WHO लैडर की ये 3 स्टेप्स की। लेटर ऑन क्या हुआ
कि जिन पे डॉक्टर्स ने ट्रेनिंग ले रखी है इन इंटरवेंशंस की, तो उन्होंने ये प्रपोज किया, देयर आर 2 पेपर्स, उन्होंने ये प्रपोज किया कि डब्ल्यूएचओ लैडर में एक और स्टेप को ऐड करना चाहिए। जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट हैं, जो एक्सरे गाइडेंस में और अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में नीडलिंग कर सकते हैं और नसों को सुन कर सकते हैं और दर्द को कम कर सकते हैं, तो उनके लिए 4th स्टेप भी ऐड करी गई। दिस इज नोन एज द मॉडिफाइड डब्ल्यूएचओ एनाल्जेसिक लैडर। तो उसमें जो नसें हैं उनके पास नीडल को एक्सरे अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में पहुंचा के नंबिंग मेडिसिन देना, ताकि पेन की जो पाथवे है जो वहां से जा रही है उसमें 50 to 70% का रिडक्शन हो सके, तो पेन का भी रिडक्शन हो जाएगा। अगर ये इंटरवेंशंस अर्ली कर दिए जाते हैं यूजिंग द डब्ल्यूएचओ लैडर, तो इन इंटरवेंशंस की वजह से भी जो ये नार्कोटिक मेडिकेशंस है उनकी डोजेस जो है आपको बहुत ज्यादा नहीं देनी पड़ती। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है काउंसलिंग के दौरान, उसमें ये होता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट। या तो दर्द में रहे, दवाई नहीं ले तो, या फिर दर्द की दवाई लें तो आपको साउंड स्लीप भी मिलेगी, आप अपनी सेल्फ केयर भी कर पाएंगे और अपना ट्रीटमेंट भी आप ढंग से ले पाएंगे। तो ये सीसॉ लाइक सिचुएशन है, आपको एक बैलेंस बनाना होता है पेशेंट और पेशेंट की फैमिली से बात करके। कहा जाता है ना कि आप कार से सफर करते हैं, आप गाड़ी से सफर करते हैं, आपको पता है कि सड़कों पे एक्सीडेंट भी हो सकता है, गाड़ी से भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? व्हाट इज योर मॉरल ड्यूटी? कि यू हैव टू रीच टू योर वर्क प्लेस, यू हैव टू रीच टू योर फैमिली मेंबर, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप उस चीज को साइड रखते हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन तब भी आप कैब से ट्रेवल करते हैं और कार से ट्रेवल करते हैं। उसी तरीके से अगर कुछ मिनिमल साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इन दी एक्सपर्ट हैंड्स, उसको साइड में रख के इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पेन कंट्रोल हो सके, आराम से रह सके, पीसफुल रह सके और अपना ट्रीटमेंट ले सके। बहुत बड़ी बात है आई थिंक आपने बोली कि क्योंकि जब आप इतने बुरे समय से गुजर रहे हैं, बहुत बॉडली पेन से गुजर रहे हैं, तो उस वक्त ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत जरूरी है। अगर आप पेसिमिस्टिक अप्रोच अगर अपना लेंगे तो आई थिंक दैट इज मतलब वो एंड ऑफ लाइफ तो वही हो गया फिर, क्योंकि कहीं हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मैं ना बहुत एक्सट्रीम में गया था, अब मैं थोड़ा सा वहां से वापस आऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा इसको लाइट करते हैं एंड देन ऑफ कोर्स वी विल गो टुवर्ड्स द एंड। बहुत सारे लोग ओवर द काउंटर जो पेन किलर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे हमने बात करी थी नॉन ऑन्कोलॉजिकल पेन के बारे में, तो वो लोग लेते रहते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि वो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। क्या वो उनकी बॉडी में किसी भी तरीके से मतलब उनको वो नहीं कर रहा, क्या बैडली अफेक्ट नहीं कर रहा? यस, डेफिनेटली करता है। हमेशा कहा जाता है कि आप हमेशा एक्सपर्ट डॉक्टर की ओपिनियन लें, कोई भी पेन किलर्स लिए जाते हैं तो। कॉमनली जो ओवर द काउंटर पेन किलर्स जो कि अवेलेबल है मार्केट में, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं लिवर या किडनी को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए उनको कम समय के लिए दिया जाता है, और जो सेफर ऑल्टरनेटिव्स होते हैं वो ज्यादा टाइम के लिए दिए जाते हैं। तो हमेशा मेडिसिन कोई भी लें तो ऐसा नहीं कि बस केमिस्ट के पास गए ये दवाई दे दो वो भी दे देते हैं, ये चीज नहीं फॉलो करनी चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज के ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है। आज की डेट में मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलना, डेफिनेटली वो कंसेप्ट इंडिया के अंदर अब चेंज होता जा रहा है। और मैं व्यूअर्स को हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है एक बार एक्सपर्ट की ओपिनियन लेने में, उनसे वो पर्चा लिखवाने में। हो सकता है कि आपको न्यूरोपैथिक पेन हो और सोमैटिक पेन की, दूसरे पेन की आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो वो वर्क ही नहीं करेगा उसके ऊपर और आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म कर लेंगे। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। सो आप बोल रहे हैं कि आप थोड़ा भी आपको लग रहा है, आपको पेन हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास में जाएं, वहां पर जो भी उसके एक्सपर्ट हैं उनको दिखाएं, एंड देन बेसिस दैट आपका जो फर्दर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होगा उसको फॉलो करें। कई बार ऐसा नॉट होता दैट है, आप हमने इतना भी देखा है कि पेशेंट कम्स विद जनरलाइज्ड बैक पेन। लो बैक पेन बहुत कॉमन है, सबको लगता है डिस्क की दिक्कत हुई होगी, हड्डी में स्पाइन में दिक्कत है, मैंने भारी सामान उठा लिया। तो हम लोग कई बार ये भी कहते हैं कि हम एक अल्ट्रासाउंड करा के भी देख लेते हैं, यूजुअली फीमेल्स के अंदर, क्योंकि बीइंग वर्किंग इन अ कैंसर सेटअप, तो हमें ये बात पता है कि ओवेरियन कैंसर्स भी अगर होते हैं तो वो ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन सिस्ट, ये सब चीजें भी कई बार फर्स्ट सिम्टम उनमें बैक पेन आता है। तो कई बार पेशेंट्स भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बताओ यहाँ का दर्द है, आगे का अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं आप। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली स्टेज पे चीजें तभी डिटेक्ट हो पाएंगी
जब उनको अर्ली जो है आप वहां पे अवेयर होंगे कि इनके पास जाना है। पेन की हम क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो एक तो डिजीज तो पता चलेगी चलेगी, साथ में वो जो एक्यूट पेन है वो क्रॉनिक में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो आप ट्रीट हो पाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी एक्चुअली में। मैं ये सवाल भी मेरे पास नहीं था फॉर दैट मैटर, बट आपकी एक्चुअली में बैक पेन है और आप आगे से अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं जस्ट टू फाइंड आउट कि क्या ये बैक पेन क्यों जा रहा है। सो ऐसे और भी क्या कुछ इंडिकेटिव एरियाज हैं इन द बॉडी जहां पर आपको पेन हो रहा है, बट आप उसके वे भी ऑपोजिट साइड जा करके फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, वो जैसे कि किसी को हाथ में दर्द हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, और आप कह रहे हो कि ये तो फ्रोजन शोल्डर है, बट मे बी उसको कहीं इंटरनल कुछ और हार्ट से रिलेटेड है, समथिंग एल्स कुछ और हो। हाँ, तो इसीलिए इसमें हमेशा एक इवेल्युएशन जो किया जाता है पेन का, उसमें एक कॉम्बिनेशन अप्रोच रखी जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिकली थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज हिस्ट्री। पेशेंट आया आपके पास, मतलब ये ट्रेनिंग से आता है कि आपको लिसनिंग ईयर देना होता है, आपको बीच में लीडिंग क्वेश्चन नहीं बोलना है। तो जो 15-20 मिनट आधा घंटा जो पेशेंट अपनी हिस्ट्री डे 1 से अगर बता रहा है, तो उसमें आपको मल्टीपल माइंड मैपिंग जो सिखाई जाती है ना एक 8वीं-9वीं क्लास के अंदर, तो ऐसी माइंड मैपिंग करनी पड़ती है कि इसमें से सेलिएंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो वरी कर रहे हैं वो कौन से हैं, तो वो आते हैं हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट्स। दूसरा होता है एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स। या शोल्डर का दर्द है तो उसके कुछ टेस्ट हैं जो करे जाते हैं, नी का है तो उसके कुछ टेस्ट हैं, पेट का है तो उसके टेस्ट हैं, बैक के तो बैक के टेस्ट हैं, डिस्क है तो डिस्क के टेस्ट हैं। तो दूसरा होता है एग्जामिनेशन फाइंडिंग, यू राइट इट डाउन कि क्या एग्जामिनेशन फाइंडिंग आई है उसकी। अब जो आपको हिस्ट्री में मिला और जो आपको एग्जामिनेशन के अंदर मिला पेन के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उसको आप मैच करते हो विद द रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। जैसे कैंसर पेशेंट्स में होता है कि हो सकता है कि उनका कोई पेट स्कैन हुआ, वो होल बॉडी पेट स्कैन कराया जाता है, जिससे पता चलता है कैंसर के कण कहाँ कहाँ पर हैं। तो उस डायरेक्टली आप पेट स्कैन नहीं देखते हो, पहले आप हमेशा पैलेटिव केयर में आप यू गो फॉर द हिस्ट्री, देन यू गो फॉर द एग्जामिनेशन। एक दिमाग में आपकी पिक्चर बनती है, आप चीजों को कुछ रूल आउट करते हो, और फिर आप उसको मैच करते हो उसके पेट स्कैन से पेशेंट के, उसके एमआरआई से, उसके सीटी स्कैन से, या फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो आप ब्लड रिपोर्ट से भी मैच करते हो, एंड देन यू फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर दैट पेशेंट। और डेफिनेटली नॉन ऑन्को पेन भी जब आप देखते हैं तो हमेशा ऑन्कोलॉजी को भी ध्यान में रखते हैं कि कोई भी रेड फ्लैग जो है वो मिस ना हो जाए। रेड फ्लैग जैसे कि कोई ट्यूमर हो सकता है, तो पहले आपको ट्यूमर एक्सपर्ट के पास भेजना है। कोई फ्रैक्चर हो सकता है तो आपको ऑर्थोपेडिशियन के पास भेजना है। या फिर जैसे डिस्क की प्रॉब्लम होती है तो आपने सुना होगा पैरालिटिक अटैक पड़ गया, पेशेंट अपना यूरिन नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, अपना मोशन नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, इसको कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम कहते हैं। तो दीज ऑल आर इमरजेंसीज ऑन रेड फ्लैग्स। या फिर इन्फेक्शन है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, बोन के अंदर इन्फेक्शन हो गया, तो दीज ऑल आर रेड फ्लैग्स। तो उसमें ये नहीं है कि आप पेन तो कंट्रोल करोगे, बट एट दैट पॉइंट प्रायोरिटी विल बी कि आप उस एक्सपर्ट के पास पहले भेजोगे फॉर द डिजीज डायरेक्टेड थेरेपी। तभी आप पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच से, होलिस्टिक अप्रोच से पेशेंट के लिए कुछ भला कर पाओ। राइट, सो आपने रेड फ्लैग्स के बारे में बात करी। अ, अगर मुझे पेन हो रहा है, ओके, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, सो आई शुड गो टू द फिजिशियन और आई शुड गो टू द पेन फिजिशियन। मतलब ये मैं एक चीज है जो जानना आज के चाहूंगा। आज के इस पॉडकास्ट के बाद तो डेफिनेटली आप पेन फिजिशियन को सर्च करेंगे और जाएंगे डेफिनेटली। सो इन सम कंट्रीज आउटसाइड इंडिया किसी को भी पेन होता है, सो वो जाते हैं सबसे पहले जॉइंट एक्सपर्ट्स के पास में। जॉइंट एक्सपर्ट्स आर फिजिकल एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट्स। दे आर डॉक्टर्स, दे आर नॉट फिजियोथेरेपिस्ट, दे आर डॉक्टर्स। दे हैव डन अ डिग्री एमडी इन पीएमआर। हमारे भारत में भी कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे पीएमआर की डिग्री होती है। तो जॉइंट्स को इवेल्युएट करते हैं, अगर जॉइंट पेन है उसके कुछ ब्रेसेस भी बनाते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ इंटरवेंशन वो भी करते हैं। अगर इन केस नीडेड कि पेशेंट का पेन अब प्रोग्रेस कर रहा है एंड देयर इज अ नीड ऑफ अ पेन स्पेशलिस्ट, तो पेशेंट को रेफर किया जाता है टू द पेन स्पेशलिस्ट। अगर रेड फ्लैग रूल आउट कर चुके हैं आप, कोई रेड फ्लैग नहीं है, तो आपने पेन स्पेशलिस्ट के पास भेजा, उन्होंने ये मेडिसिन स्टार्ट करी, पेन की मेडिसिन इन डिजायर्ड डोजेस, कुछ एंटी न्यूरोपैथिक एंड एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट किए एनाल्जेसिक डोजेस में, बोन स्ट्रेंथनिंग दी, ये सब दिया। उसके साथ में उन्होंने एक्सरे गाइडेंस में उन्होंने कुछ इंटरवेंशंस करे नर्व के,
ताकि आप पेन को कंट्रोल कर सकें। अगर वो इंटरवेंशंस से पेशेंट को फायदा हुआ, सो द नेक्स्ट इंटरवेंशन इज रेडियो फ्रिक्वेंसी। इनिशियली हम इंटरवेंशन की अभी बात नहीं हुई, तो इंटरवेंशन के लिए इतना बताता हूं कि यूजुअली 2 इंटरवेंशंस आर प्लान्ड। पहला, उस पेन जनरेटर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने नीडल डाली उस नस के ऊपर और आपने उसमें मेडिसिन डाली, लोकल एनेस्थेटिक, और आपने ऑन टेबल ही पेशेंट को इवेल्युएट किया कि पेशेंट को आराम हुआ कि नहीं हुआ। पेशेंट ने कहा कि हाँ मुझे 50% आराम हुआ, तो अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए यू इन द नेक्स्ट सिटिंग यू गो फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी इट इज अ मशीन जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स से हीट लीजन्स प्रोड्यूस करती है। जो मोटर नर्व्स होती हैं जिनसे हम चलते फिरते हैं, उन नर्व्स के लिए पल्स रेडियो फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जो डिस्क के प्रोसीजर्स होते हैं उसमें आप नर्व्स को न्यूरोमॉड्यूलेट यानी स्टिमुलेट करते हैं, अगर लेमन टर्म में बोले, और वहां जो साइटोकाइंस बन गए यानी कि पदार्थ जो पेन कर रहे हैं उसको वो वॉश आउट करता है, तो वो लो डिग्री पे किया जाता है। और दूसरा जो कैंसर पेन के लिए होते हैं, उसकी जो नसें होती हैं उनसे हम चलते फिरते नहीं है, वो पेन कैरिंग नर्व्स होती हैं, तो उन नसों पे जो रेडियो फ्रिक्वेंसी करी जाती है या जो केमिकल्स डाले जाते हैं उससे हम 50 to 70% एरिया को उस नस को नंब कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट होता है। तो 80 to 90% पेशेंट्स में ये देखा गया है कि ये सब करके ही आप पेन को कंट्रोल कर पाते हैं। इन केस दीज इंटरवेंशंस दे गेट फेल्ड या फिर बीच में आपको कोई रेड फ्लैग मिल गया, तो अर्जेंटली यू हैव टू सेंड द पेशेंट फॉर द सर्जिकल इंटरवेंशन। अंडरस्टूड। तो सो अगर इस बेसिकली अप्रोच से चलते हैं तो डेफिनेटली पीएमआर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीएमआर, अ पेन स्पेशलिस्ट एंड द सर्जिकल एक्सपर्ट, तो आप सर्जरी बचा भी पाते हैं और जहां जरूरी है वहां पे आपको एट फर्स्ट गो करवानी भी। अंडरस्टूड। मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये, जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने रेड फ्लैग्स बोला कि पहले हम जा रहा है डॉक्टर के पास में पेशेंट, एंड देन वहां पे रेड फ्लैग नहीं मिला तो सीधा पेन मैनेजमेंट के लिए भेज दिया जाता है। मैं इस लिटरली समझना चाहूंगा, क्या बिना बीमारी के भी पेन हो सकता है? यस, डेफिनेटली हो सकता है। इसका एक पेन की अगर हम वैरायटीज बताएं अगर, तो मैंने हल्की सी लिख भी ली थी कि मेरे को याद आएगा तो मैं बीच में बोलूंगा। तो एक पेन होता है सोमैटिक पेन, अगर मैं डिवाइड करूं तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। एक होता है सोमैटिक पेन। सोमैटिक पेन है कि जॉइंट पेन हमें पता है, बोन्स का, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स हम जानते हैं, इन सब का पेन ये सोमैटिक पेन है। दूसरा जो पेन होता है उसको कहते हैं विसरल पेन। अच्छा, सोमैटिक पेन होता है जिसको लोकलाइज कर सकते हो आप, यहाँ हो रहा है जी डॉक्टर साहब। दूसरा होता है विसरल पेन। विसरल पेन होता है यानी कि पेट के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे पेनक्रियाज है, लिवर है, किडनीज है, ओवरी है, रेक्टम है, इंटेस्टीन है, मिजेंट्री, ये सारे जो विसरल ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, पेट के ऑर्गन्स। तो इसका जो पेन होता है वो डल होता है, लोकलाइज्ड नहीं होता, समटाइम्स बर्निंग होती है। तो इस टाइप के पेन को, जो डिफ्यूज पेन होता है, वो होता है विसरल पेन। तीसरा पेन होता है न्यूरोपैथिक। डिस्क खिसक गई, नर्व के ऊपर लग रही है और पेशेंट को दर्द भी हो रहा है, पैर में झंझनाहट हो रही है, टिंगलिंग हो रही है, नमनेस हो रही है, इसको कहते हैं न्यूरोपैथिक पेन, यानी नर्व की वजह से जो हो रहा है पेन। एक और एंटिटी है जिसको कहते हैं सेंसिटाइजेशन। तो इसमें होता है सेंसिटाइजेशन ऑफ द रिसेप्टर्स एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ द पेन पाथवेज एंड सेंसिटाइजेशन एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। तो इसको कहते हैं सेंट्रल सेंसिटाइजेशन पेन एंड द सेंट्रल पेन ड्यू टू सेंसिटाइजेशन ऑफ द पेरिफेरल पाथवेज। इसमें छुपा है आपके क्वेश्चन का आंसर कि ऐसा हो सकता है कि एक तो इन पाथवेज वगैरह के अंदर सेंसिटाइजेशन हो गया हो, तो उसमें हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो इंजरी, उनको एक छोटी सी चोट लगी थी यहाँ पर इस हाथ के इस एरिया में, ये बहुत कॉमनली है इस हाथ के एरिया में हुई, और लेटर ऑन विद टाइम 6 महीने साल के अंदर ऐसा हुआ कि उनको सूजन आने लगी, रेडनेस होने लगी, कई बार नीला पड़ गया। तो एक एंटिटी होती है जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, और उसमें पेशेंट लैंड कर गया। उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जो हाथों में हो जाते हैं, उसके साथ में दे गिव अ कैरेक्टरिस्टिक हिस्ट्री कि डॉक्टर साहब मेरे को कपड़े पहनने में दर्द होता है, डॉक्टर साहब मेरे को जब पंखा चलता है तो दर्द होता है, और मेरे को कई बार ऐसे छूने में भी दर्द होता है।
तो इसको कहते हैं हाइपर एल्जीसिया, यानी कि पेन का सेंसेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और दूसरा वर्ड होता है जिसको कहते हैं एलोडाइनिया, यानी कि एक सेंसेशन टच का जो प्लेजेंट होना चाहिए था वो पेन कर रहा है, दिस इज एलोडाइनिया। तो दीज ऑल अकर एज अ रिजल्ट ऑफ सेंसिटाइजेशन, तो ये भी पाया जाता है। और जो नेक्स्ट मैंने टोटल पेन बोला था, टोटल पेन के अंदर फिजिकल पेन सिर्फ 25% है, लेकिन कोई भी पेन जो क्रॉनिक हो चुका है उसमें वो साइकोलॉजिकल, सोशल राइट। और स्पिरिचुअल बर्डन जो है वो तीनों पेन जो है डेफिनेटली करता है। और वो सिर्फ एक ही चीज से ठीक हो सकता है, वो होता है कि आप पेशेंट से बातचीत करते हैं, आप उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं और विद टाइम उनकी चीजों को जानते हैं और एक एक करके हर सेटिंग के अंदर उसको ठीक करने की और समझाने की कोशिश करते हैं। अमेजिंग, बहुत मस्त, अच्छा, मैं कहूंगा 1 घंटे का लगभग एपिसोड ऑन पेन हो गया। सो समटाइम्स इन बिटवीन, लाइक जब हम एक्सट्रीम की बात कर रहे थे तो आई लिटरली फेल्ट दैट पेन। सो मुझे लगता है कि अगर मैंने वो पेन महसूस कर लिया तो कहीं ना कहीं हमने एक अच्छा कॉन्वर्सेशन करा है। यस, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी, थैंक यू। हमारा एक टैगलाइन है इसके अंदर हाँ जी। कि हमेशा टैगलाइन कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हम कितनी हेल्प कर पाएंगे कितने पेशेंट्स की। डेफिनेटली जो पेशेंट्स हमारे पास आएंगे डेस्टिन्ड कुछ चीजें हैं, बट उनकी जर्नी को थोड़ा बहुत हम मॉडिफाई कर पाते हैं, उनको पीसफुल रख के और पेन फ्री रख के। इसीलिए हम कहते हैं देयर इज ऑलवेज होप इन पेन एंड पैलिएटिव केयर, एंड दैट होप इज शुड बी रियलिस्टिक एंड ट्रस्टवर्दी। ये कहा राइट, मतलब ये तो बहुत ही अमेजिंग और पॉजिटिव नोट के ऊपर हम बिल्कुल इसको एंड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू, थैंक यू।